नमस्कार दोस्तों, बिग स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है बात उसके बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध चल रहा है। उसके पीछे का इतिहास समझेंगे, इतिहास से लेके वर्तमान तक आएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, यूक्रेन और रूस पे चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जंग की ढेर सारी कहानियां हैं, जिसमें से प्रमुख है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जिससे लगभग पूरा विश्व ही इस लड़ाई में कूद पड़ा था। उसी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई का ही एक उसी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई का ही एक संबंध है, जिसमें दो देश आज लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। यह बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे। उसी समय जर्मनी ने 1941 में सोवियत संघ के आधिपत्य वाले एक प्रायद्वीप जो पूर्वी यूरोप में स्थित काला सागर के उत्तरी तट से लगा हुआ एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने जो है कि क्रीमिया पे हमला करके 1941 में कब्जा कर लिया और हिटलर की नाजी फौज ने 3 वर्षों तक अपना कब्जा बनाए रखा। तभी 1944 में सोवियत संघ की रेड आर्मी ने जर्मन सेना को क्रीमिया से बाहर खदेड़ दिया और उस पर फिर से सोवियत संघ का कब्जा हो गया। उधर सोवियत संघ के मुखिया, जिनका नाम जोसेफ स्टालिन था, कि यूक्रेन जो है कि सोवियत संघ का हिस्सा था, और सोवियत संघ के मुखिया जो स्टालिन थे, उनको लग रहा था यूक्रेन के कुछ लोग जर्मनी से मिलकर सोवियत संघ के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो यूक्रेन के ही सीमा क्षेत्र से लगा था क्रीमिया, जो रूसी साम्राज्य के 1783 में रूस में मिला था। और इस प्रायद्वीप पर तातार नामक समुदाय बड़ी मात्रा में निवास करते थे। वही तातार जो सोवियत संघ के प्रमुख स्टालिन के नज़रों में खटक रहे थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि 1944 में स्टालिन ने लगभग 2 लाख तातार समुदाय को साइबेरिया और मध्य एशिया के लिए निर्वासित कर दिया, यानी भगा दिया। तथा साइबेरिया में इनके लिए यातना शिविर बनाए गए और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए। जो यातना शिविर बनाए गए वहाँ उनको रख कर उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाया गया। इन सब के पीछे स्टालिन का मकसद था कि क्रीमिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना, और स्टालिन ने तातार को भगाकर वहाँ पे स्लाव समुदाय जो रूसी थे को बहुसंख्यक में लाना चाहते थे। यानी कि स्टालिन चाहते थे कि क्रीमिया जो प्रायद्वीप था वहाँ पे जो तातार बड़ी संख्या में रहते उन्हें हटाकर और रूसी समुदाय के रूसी जो थे स्लाव समुदाय के, उन्हें बहुसंख्यक आबादी में लाकर बसाना था। और उन्होंने वहाँ स्लाव समुदाय की बड़ी मात्रा में बसाया। मतलब इसके बाद उन्होंने तातारों को भगाकर स्लाव समुदाय को बड़ी मात्रा में वहाँ बसाया। तभी 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और सोवियत संघ के नए प्रमुख निकिता क्रुश्चेव बनते हैं। निकिता क्रुश्चेव जब सोवियत संघ के मुखिया बने तो निकिता क्रुश्चेव और स्टालिन के बीच बहुत विरोधी थे। मतलब निकिता क्रुश्चेव जो थे स्टालिन के धुर विरोधी थे। वह स्टालिन के हर एक फैसले को पलटना चाहते थे तथा क्रुश्चेव को जो स्टालिन ने जो फैसला लिया था अपने शासनकाल में, वो चाहते थे कि उनके हर एक फैसले को क्रुश्चेव जो थे पलटना चाहते थे। तथा क्रुश्चेव को वह मौका मिल गया 1954 में। दरअसल 1954 में यूक्रेन रूसी जॉर्डन का हिस्सा बनने का 300वीं सालगिरह मना रहा था, जो कि 1654 में बना था। यानी कि 1654 में जो है कि यूक्रेन रूसी जॉर्डन का हिस्सा बना था और वो अपनी 300वीं सालगिरह जो 1954 में मना रहा था तथा क्रुश्चेव को लगा कि यूक्रेन जो कि क्रीमिया उसकी दक्षिणी सीमा से लगता है, क्रुश्चेव को लगा कि क्रीमिया जो यूक्रेन की दक्षिणी सीमा से लग रहा है उसके नज़दीक है। तब क्रुश्चेव ने यूक्रेनी रूसी मैत्री सहयोग के तौर पर 1954 में क्रीमिया को यूक्रेन को सौंप दिया। तब क्रीमिया प्रायद्वीप जो था वह यूक्रेन का हिस्सा हो गया।
फिर 1991 में सोवियत संघ जब टूटा तो यूक्रेन ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के चलते क्रीमिया यूक्रेन के हिस्से में चला गया। क्रीमिया जो था, जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद क्रीमिया जो था यो यूक्रेन के हिस्से में चला गया, जिसको खुर्शीव ने 1954 में जो है कि यूक्रेन को दे दिया था। तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण लगभग 2.5 लाख जो तातार जिनको स्टालिन ने 1944 में निर्वासित कर दिया था, वो क्रीमिया लौट आए। जब वो क्रीमिया लौट आए और उधर जो है कि रूस जो है कि वहाँ जो यूक्रेन और जो है कि क्रीमिया में जो अलगाववादी थे उनको हथियारों से मदद करने लगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ जो है कि यूक्रेन में कई विद्रोही गुट पैदा हो गए और ये विद्रोही जो यूक्रेन में हथियारबंद संघर्ष चलाने लगे। और तभी 2008 का साल आया। तब अक्टूबर 2008 पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। मंदी के कारण यूक्रेन जो कि स्टील का निर्यात करता था, तो स्टील की मांग में कमी आ गई और उसकी मुद्रा जो थी यूक्रेन की अचानक गिर गई और जो निवेशक थे उसने भी अपने हाथ खींच लिए। तब यूक्रेन को आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत थी। इसके लिए यूक्रेन को यूरोपीय संघ की ज़रूरत पड़ी, पर वह दुर्भाग्य से जो है कि यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं था। अब आर्थिक मदद के लिए उसे यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना था। लेकिन 2013 में यूक्रेन के तत्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यह फैसला लिया कि वह यूरोपीय यूनियन से नहीं जुड़ेंगे। और जब उन्होंने यह फैसला लिया तो इनके इस फैसले के खिलाफ सरकार का विरोध होने लगा और उन पर रूस के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया गया। और तभी फरवरी 2014 में राजधानी कीव में कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगने लगे। और इसी बीच सुरक्षा बलों द्वारा 77 प्रदर्शनकारियों को मार डाला गया। इसके बाद यानुकोविच जो थे वो रूस भाग गए। यानुकोविच के जो है कि रूस भाग जाने के बाद तब विपक्ष वहाँ का था जो वो सत्ता में आ गया। और इसी बीच रूस ने क्रीमिया पर भी हमला कर दिया। जब ये सब चल ही रहा था और इसी बीच क्रीमिया पे जो है कि रूस ने हमला कर दिया। और वो इसी बीच रूसी सीमा के पास पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर भी रूसी हथियार समूह ने भी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। और अभी जो कब्जा किया हुआ था लुहांस्क, डोनेट्स्क और पेट्रिव्स। ये सब देखने के बाद जब वहाँ विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो यूक्रेन की सेना अपने कदम पीछे कर लिए और उस विद्रोह में उस समय लगभग 14,000 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यूक्रेन की सरकार सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता किया, जिसमें यूक्रेन की सरकार, विद्रोही और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ने भाग लिया। इसके अनुसार संघर्ष वाले इलाके लुहांस्क, डोनेट्स्क, पेट्रिव्स में संघर्ष विराम लागू करना था। लेकिन यह समझौता जल्द ही टूट गया जब सीमा पर फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसमें भी यूक्रेन सैनिक हार गए। इस बार 2015 में फ्रांस और जर्मनी के मध्यस्थता में मिन्स्क में ही फिर एक शांति समझौता हुआ। इसमें रूस, यूक्रेन और विद्रोही शामिल हुए। इसी बीच क्रीमिया में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने रूस के साथ जाने की इच्छा जताई, क्योंकि जो कि यूक्रेन के थे, आधे से ज़्यादा लोगों ने रूस के साथ जाने की इच्छा जताई, क्योंकि स्टालिन ने वहाँ के मूल निवासियों को, जो कि तातार जो थे वहाँ के मूल निवासी, क्रीमिया के तातार जो थे मूल निवासी, उनको ख़त्म कर रूसियों की संख्या बढ़ाई थी। इसी कारण वह रूसी नागरिक थे, जिसमें इनके हिस्सेदारी लगभग, जो रूसी नागरिक वहाँ बसाए गए थे स्टालिन के द्वारा, उनकी हिस्सेदारी लगभग 65% से ज़्यादा थी। और इसलिए जब जनमत संग्रह हुआ तो उन्होंने भागीदारी ज़्यादा ली और उनका समर्थन ज़्यादा प्राप्त हुआ। इसलिए रूस के तरफ उनका झुकाव था, तो इसलिए उन्होंने रूस के साथ जाने का फैसला किया। जो है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया।
आखिर हम लोग समझते हैं कि रूस क्रीमिया को अपने कब्जे में इतना लेने के लिए क्यों उत्साहित है। तो कारण क्या है कि कारण ये है कि क्रीमिया जो है कि दो तरफ से काला सागर तथा एक तरफ से आजोव सागर से घिरा हुआ है। अगर क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो जाता है तो काला सागर पर उसका अधिकार हो जाएगा और क्रीमिया पे जो है कि रूस का अधिकार हो जाएगा और रूस का समुद्री बेड़ा पहले से ही क्रीमिया के जो है कि सेवास्तोपोल में पहले से तैनात है, जिससे वह काला सागर पर अपना अधिकार जमा लेगा। और जब काला सागर पर उसका अधिकार हो जाएगा, जिससे उसे फ़ायदा क्या होगा, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की पर उसको शिकंजा कसने में आसानी हो जाएगी। और काला सागर में बेपनाह खजाना भी है, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का भंडार काला सागर है, जिससे रूस हथियाना चाहता है। विवाद यह है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य न बने। मुख्य कारण जो है कि रूस चाहता है कि जो है कि यूक्रेन जो नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है वो सदस्य न बने, इसकी गारंटी दे कि वह नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। उसकी चिंता इसलिए है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो नाटो की सुरक्षा परिषद जो है कि उस पर शिकंजा कसेगी, जिससे उसके कब्जे वाले इलाके जो हैं उन क्षेत्रों पर खतरा होगा और उसकी सीमा को भी खतरा होगा। यूक्रेन जो है कि नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है, क्योंकि सोवियत संघ से जितने देश टूटे थे आज लगभग सभी देश जो है कि यूरोप के जो सभी देश जो पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, यूरोपीय जितने देश थे सभी जो है कि नाटो में शामिल हो गए हैं, जिसमें से वे देश हैं लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवानिया, एस्टोनिया। इन देशों की जो सीमा है, जितनी सीमा रूस से लगती है उससे लगभग जितना सीमा साझा करते हैं उससे ज़्यादा सीमा देशों से ज़्यादा रूस से लगती है। तो अब देखते हैं कि रूस जो है कि अब आते हैं 2022 में। 2022 में देखते हैं कि रूस जो है कि यूक्रेन पे हमला कैसे किया। तो रूस ने वैश्विक समुदाय को यह यकीन दिलाना चाहा कि वह यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा और उसने यह दिखाना चाहा कि यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिक वापस बुला रहा है। लेकिन इसी दौरान पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी अलगाववादी कब्जे वाले इलाके को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी कि रूस जो है कि जिन राज्यों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया उसमें शामिल थे स्वघोषित रिपब्लिक ऑफ दानिस्क और लुहांस्क। ऐसा करके पुतिन ने पूरे विश्व को चौंका दिया और पुतिन ने कहा कि शांति रक्षक जब पुतिन ने जो है कि इन्हें स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया तो पुतिन ने कहा कि हम वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपने सैनिकों को वहाँ भेजेंगे। लेकिन अमेरिका पुतिन के इस कदम को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत समझ गया था कि अभी यूक्रेन पे जो है कि हमले की शुरुआत हो गई है। अमेरिका इस बात को समझ रहा था तथा 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने बयान दिया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की और रूस ने कहा कि यह कार्रवाई यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नहीं है बल्कि आत्मरक्षा में की जा रही है। फिर रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अब देखते हैं कि किन किन देशों ने कौन कौन संगठन ने रूस पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। तो G7 के नेताओं में सहमति बनी कि वह डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में व्यवसाय करने की रूस की जो क्षमता है उसको सीमित करेंगे तथा यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वह रूस की जो संपत्ति है उसे फ्रीज करेंगे और यूरोपीय वित्तीय बाजार में उसके पहुंच को रोकेंगे। रूस के जो पहुंच को यूरोपीय वित्तीय बाजार में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि उसके पहुंच को रोकेंगे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की 2 वित्तीय संस्थाओं VEB और रूसी मिलिट्री बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया तथा ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी संपत्ति फ्रीज कर ली।
और उन्हें ब्रिटेन आने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन बैंकों पर जो है कि ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया वो थे रोसिया बैंक, IS बैंक, जनरल बैंक, प्रॉम्सब्याज बैंक और ब्लैक सी बैंक हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि अगर रूस नहीं माना, अगर अभी भी मनमानी पर तुला रहा तो उस पर और प्रतिबंध लगाया जाएगा। उधर जर्मनी ने भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी क्योंकि रूस जो है कि ये गैस पाइपलाइन बना रहा था जो कि $11 बिलियन का था जर्मनी को गैस मुहैया कराने के लिए, और जर्मनी ने इस गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी। रूस के इस रवैये के कारण जर्मनी ने कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी और लगभग रूस को जो $11 बिलियन का नुकसान हो गया। अभी आगे देखते हैं कि इन सब इतने प्रतिबंध लगने के बाद क्या रूस मानता है या नहीं। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, नतीजे जो सामने आएंगे हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिग स्टडी चैनल से अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।